कहानी की शुरुआत में हमें एक गांव दिखाया जाता है जहां एक घर में एक लड़का मेडिटेट कर रहा है और उसके अंदर से एक लाइट निकलती है कि तभी वो लाइट ऊपर चली जाती है और तांगशैंग उसे नोटिस करता है। तांगशैंग गॉड रियलम में है और उसे समझ आ जाता है कि एक नए सितारे का उदय हो गया है, यानी एक नायक जन्म ले चुका है। वो अपने महल में आता है और ज़ीवू से कहता है कि दोनों कॉन्टिनेंट में परिस्थितियाँ यानी कंडीशन पूरी तरह से बदल गई है। वहीं ज़ीवू उसके पास आती है और कहती है कि तुम इतनी चिंता में क्यों हो, जिस पर पहले तो तांगशैंग ये पूछता है कि क्या ज़्याओ की सो गया है, जिस पर ज़ीवू हाँ कहती है। तो वो अब उसे बताना शुरू करता है हर बार। असल में वो पहले यहाँ की हमें ज्योग्राफी समझाता है, अलग अलग प्लैनेट्स और रियलम में टाइम अलग अलग स्पीड से चलता है, इसलिए यहाँ गॉड रियलम में एक दिन अर्थ के एक साल के बराबर है। तांगशैंग दोनों कॉन्टिनेंट में और ज्यादा टाइम बिताना चाहता था, लेकिन इविलनेस और काइंडनेस के गॉड किंग्स के बीच जो मुसीबत आ खड़ी हुई थी उसको कंट्रोल करने के लिए तांगशैंग को गॉड रियलम में आना ही पड़ा और वो यहाँ 20 सालों से अब रह रहा है। यहाँ के 20 साल का मतलब है कि धरती पर हजारों साल बीत गए हैं। धरती पर तांगक्लैंग का अस्तित्व नहीं है। समय के साथ तांगक्लैंग कमजोर होती गई और एक दिन खत्म हो गई। काइंडनेस और इविल के गॉड के धरती पर आ गए थे जब, और उनकी वजह से अर्थ की ज्योग्राफी बदलने लगी और अर्थ क्रस्ट डिस्प्लेस होने लगी, जिससे धरती के दोनों कॉन्टिनेंट की जमीन दोगुनी हो गई और बहुत सारी वहाँ साइड से जो दूर दूर जमीन थी वो आपस में जुड़ने लगी। तांगशैंग अब मॉर्टल रियलम में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, वो सिर्फ उसे देख सकता है। 4000 साल पहले वेस्ट के अंदर जो सन मून कॉन्टिनेंट था वो दोनों कॉन्टिनेंट से जा टकराया और उसने कई कॉन्टिनेंट्स के साथ वहाँ जंग यानी युद्ध छेड़ दिया। दोनों कॉन्टिनेंट जिसके पास तांगशैंग के हिडन वेपन थे उन्होंने सन मून कॉन्टिनेंट से युद्ध किया, लेकिन फिर भी वो सन मून कॉन्टिनेंट के आगे नहीं टिक पाए। तांगशैंग के टाइम पर यानी 10,000 साल पहले सिर्फ 2 ही एम्पायर थे, एक था तियानडो एम्पायर और एक था जिंगलो एम्पायर, लेकिन अब अलग अलग कॉन्टिनेंट्स आपस में मर्ज होने की वजह से यहाँ 4 एम्पायर क्रिएट हो गए हैं, जिनके बीच हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। इन सभी के पास आधुनिक हथियार हैं और ये इस कॉन्टिनेंट का शायद डार्क फेज है। तांगक्लैंग को समय के पहिए ने निगल लिया, जिसकी वजह से तांगक्लैंग की स्ट्रेंथ 4000 सालों में तबाह हो गई थी। मैं यहाँ गॉड किंग हूँ, लेकिन फिर भी मैं तांगक्लैंग को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। जिस क्लैंग को मैंने अपने हाथों से बनाया था वो मेरे सामने ही टूट गए और इससे दर्द भरी बात भला मेरे लिए और क्या हो सकती है। लेकिन ज़ीवू उसे और ज्यादा वजन और स्ट्रेस न लेने को कहती है और उसे समझाती है कि तांगक्लैंग इसलिए टूट गई क्योंकि ये दुनिया प्रोग्रेस कर गई। तांगशैंग भी समझ आता है और कहता है कि अब लगता है कि दोनों कॉन्टिनेंट में अब एक सितारे ने जन्म लिया है और उसकी किस्मत तांगक्लैंग के साथ जुड़ी हुई मुझे नजर आ रही है। मैंने उसके भाग्य को और अच्छे से देखने की कोशिश की, लेकिन अभी ज्यादा अंदर घुसने पर सब धुंधला धुंधला सा मुझे दिखा। शायद गॉड किंग्स किसी का भी भाग्य देख सकते हैं, इसलिए तांगशैंग ये सब कर रहा है। ज़ीवू उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स हमेशा दोनों कॉन्टिनेंट की बात किया करते थे और जरूर अब बहुत कुछ यहाँ होने वाला है। अब फिर हम धरती पर दोनों कॉन्टिनेंट पर व्हाइट टाइगर क्लैन और उसके बड़े से महल को देखते हैं जहाँ ड्यूक की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। ये पूरा एरिया जो हमें दिखाया जा रहा है वो ड्यूक का है। असल में ड्यूक उसको कहा जाता है जो यहाँ का राजा हो। सो जब भी मैं ड्यूक कहूँ आप उसे राजा समझना। वहाँ के सैनिकों को अर्ली मॉर्निंग से ही पेट्रोलिंग यानी रखवाली पर लगा देते हैं और वो किसी चीज के खत्म होने की बात कर रहे हैं कि जितनी जल्दी ये खत्म होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है। ये चीज क्या है वो हमें आगे पता चलेगा। वहाँ फिर उन्हें पेट्रोलिंग करते करते एक लड़का जिसका नाम हुओ युहाओ है वो दिखाई देता है और वो सैनिक जब उसे पहचान नहीं पाते तो गुस्से में पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और ड्यूक के महल में आने की हिम्मत कैसे की तुमने। जिस पर जब वो ध्यान से उसे देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये यंग मिस्टर दाई है, लेकिन वो गुस्से में कहते हैं कि अब से मैं अपना दाई नाम छोड़ रहा हूँ, अब से ये सिर्फ हुओ होगा जो कि उसकी माँ के ऊपर है। सैनिक पूछते हैं कि क्या तुम अंदर जाना चाहते हो, जिस पर हुओ कहता है कि मैं इस गंदी जगह को छोड़ रहा हूँ। सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि मास्टर कौन है, क्या तुम्हें नहीं पता कि वो कितने पावरफुल हैं। हाउ कहता है कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि कितने गंदे आदमी है वो फिर अपनी आई स्पिरिट से उन दोनों सैनिकों पर हमला करके वहाँ से चला जाता है और सैनिक देखते ही रह जाते हैं कि यंग मास्टर कहाँ चले गए। दूसरा सैनिक उसे रोकता है कि तुम उसे यंग मास्टर कहना बंद करो पहले तो, क्योंकि अगर डचेस यानी ड्यूक की पत्नी ने तुम्हें उसे यंग मास्टर कहते हुए सुन लिया तो वो तुम्हें 3 इंच कम कर देगी, यानी तुम्हारा सर काट देगी। असल में किसी को भी असलियत में वो का पास नहीं पता कि ये बच्चा किसका है और सब इसे राजकुमार यानी यंग मास्टर क्यों कहते हैं और कुछ लोग इसको हेट क्यों करते हैं। ड्यूक यहाँ आने ही वाले हैं, इसलिए सैनिक फिर से जल्दी से पेट्रोलिंग पर लग जाते हैं। वहीं हम ड्यूक को देखते हैं जो अपने सैनिकों के साथ वापस आ रहे हैं और वो कुछ टेंशन में है और कुछ सोचते हुए आ रहे हैं कि तभी उन्हें हुओ की झलक दिखती है और जब वो आंख मूंदकर फिर से ठीक से देखते हैं तो
वहाँ कोई नहीं था। असल में वहाँ हुओ है और वो पेड़ के पीछे छुप गया है और वो याद करता है कि कैसे डचेस यानी महारानी ने उसके साथ बुरा किया और उसकी माँ को इतना जलील किया। महारानी ने उसे और उसकी माँ को महल से निकाल दिया और शेड में रहने पर मजबूर किया। वहाँ उन्होंने बहुत बुरी हालत में अपना गुजर बसर किया। वहाँ उन्हें अच्छे खाने पीने की भी सुविधा नहीं दी जाती थी और उनके लिए ये एक काल कोठरी के समान था और इस वजह से उसकी माँ कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन का शिकार होती गई और एक दिन बेहोश हो गई और अब वो अपनी आखिरी सांस गिनने लगी थी। वो बहुत रो रहा था और जब उसका नाम दाई हुआ था वो यू हाउ को रोने से मना करती है और उसे व्हाइट टाइगर डैगर देती है और कहती है कि तुम व्हाइट टाइगर ड्यूक के बेटे हो, तुम इस खंजर को अपने पास रखो हमेशा और अपनी जिंदगी हमेशा अच्छे से जीना। ये कहकर वो आंखें बंद करके इस संसार से विदा ले लेती है और यू हाउ अपनी माँ के मरने के बाद बहुत रोता है और फिर जब उसकी सोल बार 10 पर पहुँच जाती है तब वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ से निकलकर सोल रिंग हासिल करेगा और बहुत बड़ा सोल मास्टर बनेगा। अब इसलिए वो यहाँ से भाग निकलता है और अब स्टार दो फॉरेस्ट की तरफ जा रहा है। उसने पक्का मन बना लिया है कि चाहे उसे 20 साल लग जाए या 50 साल लग जाए वो अपनी माँ का नाम क्लियर करके रहेगा और उन्हें एक नोबल महिला के रूप में संसार में विख्यात करेगा और सारे लांछन उन पर से हटाएगा। असल में उसकी माँ बहुत समय पहले ड्यूक की मेट थी और ड्यूक का मीट पर दिल आ गया जिससे उनका अफेयर शुरू हो गया और इस अफेयर के चलते उनका एक बेटा हुआ जो यही हुओ है। ड्यूक तो हुओ को बहुत अच्छे से रखता था लेकिन जब वो युद्ध में चला गया तब ड्यूक की असली पत्नी जो कि महारानी है उसने इन दोनों के साथ जानवरों जैसा बिहेव करना शुरू कर दिया। उसे हुओ एक थ्रेट नजर आने लगा इसलिए उसने उसकी माँ और उसको यहाँ से बाहर निकाल दिया और फिर तभी से उसने अपने बाप का सरनेम जो कि दाई है वो हटा दिया और अपनी माँ का सरनेम जो कि हुओ है वो लगा लिया। अब स्टार दो फॉरेस्ट की तरफ चलते हुए उसे कई दिन बीत जाते हैं। वो अलग अलग रास्तों पर चलता हुआ आगे बढ़ रहा है और लगातार 6 दिन चलने के बाद वो स्टार दो फॉरेस्ट के नजदीक पहुंच जाता है। स्टार दो फॉरेस्ट सबसे बड़ा जंगल है और वो यहाँ का मैप देखने लगता है ताकि अपने लिए सोल बीस्ट मार सके। एक सोल रिंग लेने के बाद वो सोल वॉरियर से सोल मास्टर बन जाएगा इसलिए वो फुल मोटिवेटेड है आगे बढ़ने के लिए। उसका पानी खत्म हो जाता है इसलिए आगे तालाब पर वो पानी भरता है और वहीं वो फिशिंग करता है। फिशिंग करते करते वो व्हाइट टाइगर डैगर के बारे में सोचने लगता है कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है और मेरी माँ मुझे उनका बेटा क्यों बता रही है। मैं कभी ये स्वीकार नहीं करूँगा कि वो मेरे पिता है। वो अब अपनी स्पिरिट आइज का यूज करता है और फिशेस को लोकेट करता है और एक भाला जो उसने लकड़ी से बनाया है उसे पानी में देकर मारता है और 2 मछलियाँ सीधे उस भाले से लगकर बाहर आ गिरती हैं और वो उनको पकड़कर अब खाने लगता है। उसने पकाकर खाना शुरू भी नहीं किया था कि तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जो कहती है कि ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है, क्या तुम इन फिशेस को बेच रहे हो? ये तो बहुत टेस्टी लग रही है, कितने की दोगे तुम मुझे ये? इस पर हुओ स्माइल करता हुआ कहता है कि तुम इससे फ्री में ले सकती हो। ये सुनकर वो तुरंत उसकी फिश लेकर खाने लगती है लेकिन तभी उसका दोस्त आता है जो बहुत जेंटलमैन लग रहा है और वो कहता है कि अभी इस लड़के ने तो इसका एक बाइट भी नहीं खाया है और तुम इसका छीन कर खाने लगी। वो इस पर मजाक में हंसते हुए कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो ना। वो खुश होकर उसके दोस्त को भी फिश ऑफर करता है जिस पर वो कहता है कि पहले तुम खाओ और अगर बचे तो तुम हमें दे सकते हो और क्या तुमने ये फिशेस नदी से पकड़ी है? जिस पर वो हाँ कहता है और कहता है कि मेरे पास बहुत सारी है, तुम ले सकते हो। वो अब ले लेता है और उसे अपना नाम बीबी बताता है और इस लड़के का नाम तांग्या है। वो भी उन्हें अपना इंट्रो यानी परिचय देता है और तांग्या को ये फिश बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और वो तो साथ में आसमान पर चढ़ जाती है। ये 15-16 साल की चुलबुली लड़की है और ये टैंक सेक्ट से बिलोंग करती है। ये सब साथ में बढ़िया फिश खाते हैं और अब वो उनसे विदा लेकर जाने लगता है। बीबी पूछता है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पर जब वो स्टार दो फॉरेस्ट बताता है तो बीबी कहता है कि वो तो पास में ही है। वो उसे रास्ता बता देता है जिस पर वो वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद बीबी सोचने लगता है कि जरूर ये सोल रिंग लेने के लिए वहाँ जा रहा है लेकिन इसकी सोल पावर तो वीक है। अभी वो अपनी लाइफ को वहाँ इतने खतरनाक जंगल में जाकर रिस्क में क्यों डाल रहा है? हाँ, अभी हुओ की सोल पावर कम है जिस वजह से ये अभी बहुत कमजोर है लेकिन फिर भी ये फुल डिटरमाइंड है। वहाँ बहुत सुंदर सुंदर पौधे और झरने हैं और उनको क्रॉस करता हुआ ये आगे बढ़ रहा है। वो काफी अंदर इस जंगल में आ जाता है लेकिन वहाँ एक जगह उसे किसी जानवर के अपने पास आने की आहट आती है और तभी पीछे से एक बड़ा बंदर उस पर हमला कर देता है। वो उसे बचने की कोशिश करता है और वो उसे डॉज करता जा रहा है। बंदर भी उसके पीछे पड़ गया है और हुओ को दिक्कत हो रही है। बंदर अपने मुंह से एक बार निकालकर उस पर अटैक करता है और हुओ अपने व्हाइट टाइगर डैगर का यूज करके उससे बचता है और व्हाइट टाइगर सक्सेसफुली उस अटैक को डॉज कर लेता है और हुओ
और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन बंदर फाइनली उसे पकड़ ही लेता है और वो अपने पैरों से उसे बचने की कोशिश करता है और फिर वो डैगर को उसको घुसा देता है, जिससे बंदर दर्द के मारे उसे दूर फेंक देता है और अब गुस्से में उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन अब वो आइस स्पिरिट का यूज करके उसे लोकेट करता है और फिर डैगर को उसको मारने लगता है। जब भी वो डैगर का यूज करता है उसके अंदर से एक लाइट चलती है, यानी ये डैगर एक खास डैगर है। वो बीस्ट वहीं मर जाता है, लेकिन अब वो भी बहुत वीक हो गया था और उसके अंदर बिल्कुल जान नहीं बची थी। वो एक पेड़ के किनारे बैठता है और उस बीस्ट के अंदर से व्हाइट सोल रिंग निकलती है, लेकिन अभी हुओ के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो इसे एब्जॉर्ब कर सके। इस बड़े से बंदर को विंड बेबून कहते हैं और इसकी सोल रिंग उसके सामने है, लेकिन तभी वहाँ एक आइस वॉर्म स्पिरिट बीस्ट उसके सामने आ जाता है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा ठंड आ रही थी, जिससे हुओ वहीं जम जाता है और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। गाइस, ये सोल लैंड 2 सोल लैंड 1 जैसा ही अच्छा है और अब इसकी यहाँ से सोल मास्टर बनने की जर्नी स्टार्ट होगी और ये तांग शैंग से कैसे जाकर कनेक्ट होगा, वो ट्विस्ट आपको जरूर पसंद आएगा। स्काई ड्रीम उसकी स्पिरिचुअल रियलम में घुस जाता है और खुश होता है कि फाइनली मुझे मेंटल एट्रीब्यूट के साथ कोई आदमी मिल गया, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा वीक है। लेकिन तभी आसमान में एक बहुत तेज बिजली चमकती है और एक लाइट यू हाओ के शरीर में समा जाती है। अब उस लाइट बॉल को यू हाओ के शरीर में घुसता दे स्काई ड्रीम गुस्सा हो जाता है और उस लाइट बॉल को शरीर में घुसने से रोकने लगता है और चिल्लाता है कि कौन है जो उसके साथ यू हाओ के लिए लड़ रहा है। उसे वैसे ही बहुत टाइम के बाद एक स्पिरिचुअल टाइप सोल मास्टर मिला है और अब वो उसे किसी और का नहीं होने देगा, लेकिन स्काई ड्रीम उस लाइट को नहीं रोक पाता और वो लाइट कहती है कि मैं सूरज और चांद को भी अपनी मुट्ठी में ले सकता था और मुझे नहीं पता था कि मेरी सोल का एक हिस्सा अभी भी बचा है और अभी मुझे इस लड़के से ही काम चलाना होगा। और ऐसा करके वो यू हाओ के शरीर में घुस जाती है और उसकी कॉन्शियसनेस में जाकर एक जगह ले लेती है और शांति से वहीं पड़ी रहती है। अब स्काई ड्रीम जब उसे रोकने में असफल रहता है तो वो कहता है कि ठीक है, हम साथ मिलकर भी यू हाओ के साथ रह सकते हैं। अब सबसे पहले वो वहाँ पर कुछ सील्स लगाता है। अब यू हाओ बेहोश होकर अपने कॉन्शियसनेस के अंदर चला जाता है, जहाँ उसे स्काई ड्रीम और लाइट ऑफ दिखता है, जिसे देखकर पहले वो सोचता है कि वो मर चुका है, लेकिन तभी स्काई ड्रीम कहता है कि तुम मरे नहीं हो, बल्कि तुम अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर हो और अब ये मेरा घर होने वाला है। मैं तुम्हारी स्पिरिचुअल रियलम में ही रहूंगा। तुम्हारे पास स्पिरिचुअल आई है, अगर तुम्हें इसकी पावर को अनलीश करना है तो तुम्हें अपनी सोल पावर को स्पिरिचुअल पावर में कन्वर्ट करना होगा, ताकि फिर तुम इस स्पिरिचुअल आई से रिलीज कर सको। मैं एक मिलियन ईयर ओल्ड स्पिरिट बीस्ट हूँ जो कि इस पूरे कॉन्टिनेंट में अकेला हूँ और मैं तुम्हारी फर्स्ट स्पिरिट रिंग भी बन सकता हूँ। वो उसे खुद को ब्रदर तियांग मैक बुलाने को कहता है और फिर यू हाओ पूछता है कि लेकिन फर्स्ट स्पिरिट रिंग तो केवल 400 ईयर ओल्ड तक ही हो सकती है ना, तो मैं तुम्हारी मिलियन ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग कैसे ले सकता हूँ? अब तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो तो तुमने मुझे ही क्यों चूज किया? फिर स्काई ड्रीम उसे अपने पास्ट के बारे में बताता है कि वो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट से है, जहाँ हर समय बर्फ जमी रहती है और एक दिन स्काई ड्रीम 10,000 साल पुराने आइस मारो में गिर जाता है और उसे खा जाता है, जिससे उसकी बॉडी डेवलप होने लगती है और फिर ये उसका रूटीन बन जाता है और ऐसे खाते हुए और सोते हुए ही वो 10 लाख साल पुराना बीस्ट बनता है। इसलिए उसके पास फाइटिंग एबिलिटीज भी नहीं होती, जिसके कारण बाकी बीस्ट उसका फायदा उठाते हैं और धीरे धीरे उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तुम्हारे पास क्योंकि तुम्हारी ये फर्स्ट स्पिरिट रिंग है तो तुम्हारे लिए मैं सिर्फ 400 साल पुराने स्पिरिट रिंग की तरह ही काम करूंगा, लेकिन जैसे जैसे तुम अपनी लेवल्स बढ़ाते जाओगे वैसे फर्स्ट स्पिरिट रिंग का लाइफ स्पैन तुम्हारा बढ़ता रहेगा। अब ये सुनकर यू हाओ कहता है कि तुम और मैं एक जैसे हैं, हम दोनों ही अकेले बहुत कमजोर हैं, लेकिन अब हम दोनों मिलकर ताकतवर बनेंगे और फिर से किसी को हमें तंग नहीं करने देंगे। उसके बाद स्काई ड्रीम उसे बताता है कि अब मैं 10 लाख साल पुराना बीस्ट हूँ और एक विजडम सोल रिंग हूँ, तो मैं तुम्हें एक स्किल की जगह 4 स्किल दे सकता हूँ। जिसे सुनकर यू हाओ काफी खुश होता है और स्काई ड्रीम फिर उसे ग्रे लाइट बॉल के बारे में भी बताता है, जो स्काई ड्रीम के साथ ही उसके शरीर में घुस चुकी होती है। वो बताता है कि ये ग्रे बॉल कोई सोल है जो बहुत पावरफुल है और इस दुनिया की नहीं है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसका इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं है। स्काई ड्रीम ने और भी कई बातें बताई हैं और वो हम जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको बताएंगे। उसके बाद स्काई ड्रीम यू हाओ को वापस रियलिटी में जाने को कहता है। अब जब यू हाओ रियलिटी में अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो तांग यांग की गोदी में है और वो उसके लिए चिंतित हो रही है। वहाँ बीबी है और वो उसकी नसों को देख रहा है और जब वो होश में आता है तो ये दोनों ही खुश हो जाते हैं। अब उसको पता चलता है कि ये दोनों उसकी चिंता में हैं और इन्होंने इसको डेंजर से बचाया है क्योंकि यहाँ कई सारे सोल बीस्ट हैं
वो इन दोनों की सोल रिंग देखता है और तान्या के पास 2 सोल रिंग है जो 100 साल पुरानी है। बीबी के पास 3 सोल रिंग है और उनमें से 2 सोल रिंग 200 साल पुरानी है और 1 सोल रिंग 1000 साल पुरानी है। बीबी सिर्फ 4-5 साल ही बड़ा है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब तभी वहाँ उन्हें धतूरा स्नेक दिखता है और तान्या समझ जाती है कि ये उसकी थर्ड स्पिरिट रिंग के लिए सबसे सही सोल बीस्ट है क्योंकि वो 1000 साल पुराना सोल बीस्ट है। अब बीबी उसको सावधान रहने को कहता है और खुद तान्या के लिए धतूरा स्नेक को मारने चला जाता है। तान्या के पास ब्लू सिल्वर प्लांट है और इसको देखकर वो शॉक हो जाता है। अब इनमें उस धतूरा स्नेक से फाइट चलने लगती है और धतूरा स्नेक यू हाउ के पीछे पड़ जाता है। तान्या यू हाउ को लेकर भगती है और बीच बीच में अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास से उसको बचाती है और स्नेक पर अटैक भी करती है। अब बीबी बीच में कूदकर खुद धतूरा स्नेक से फाइट करने लगता है और ये दोनों साइड हटकर अब उसे देखने लगते हैं। तान्या बताती है कि बीबी वॉर सोल मास्टर है और उसकी गार्डियन सोल ब्लू लाइटनिंग टी-रेक्स ड्रैगन की है जो कि 10,000 साल पहले ग्रैंड मास्टर की थी। हालांकि धतूरा स्नेक बहुत ज्यादा फास्ट है इसलिए बीबी को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। उसको लोकेट करके अटैक करने में बीबी धतूरा स्नेक को मारने की पूरी कोशिश कर रहा है। यू हाउ इन दोनों से बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि पूरी जिंदगी सिर्फ उसकी माँ ने ही उसे बचाया है लेकिन अब ये दोनों उसकी रक्षा कर रहे थे इसलिए अब वो भी इनकी मदद करने का सोचता है। और तभी स्काईड्रीम उसे अपने नए अटैक जिसका नाम स्पिरिट डिटेक्शन एंड स्पिरिट शेयरिंग है उसका यूज करने को कहता है। वो तुरंत अपनी फर्स्ट सोल टेक्निक जिसका नाम सोल डिटेक्शन है उसका यूज करता है और फिर तुरंत सोल शेयरिंग का भी यूज कर देता है जिससे वो अपनी पास को दूसरों के साथ शेयर कर पाए और वो तान्या और बीबी पर इसे छोड़ देता है जिससे इन दोनों के लिए समय बहुत धीरे हो जाता है और उन्हें धतूरा स्नेक स्लो मोशन में आता हुआ दिखाई देता है। वो समझ जाती है कि ये यू हाउ की सोल टेक्निक है। इस टेक्निक से उनके 30 मीटर के रेडियस में वो हर एक छोटे चेंज को ऑब्जर्व कर पाएंगे और वो कोई भी चीज चाहे वो कितनी तेज या छोटी हो उसको देख पाएंगे। और अब इसकी वजह से बीबी उसे लोकेट कर लेता है और अब अपनी सेकंड सोल टेक्निक जिसका नाम द स्ट्रॉन्गेस्ट लाइटनिंग है उसका यूज कर देता है और इस पावरफुल अटैक को सीधे धतूरा स्नेक को देकर मारता है जिससे वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और मरने की कगार पर होता है। इसलिए वो तुरंत तान्या को बुलाता है और तान्या भागकर वहाँ आती है और उस बीस्ट को जान से मार डालती है क्योंकि जो भी बीस्ट को जान से मारता है सिर्फ वही सोल रिंग उसकी ले सकता है। और फाइनली वो बहुत खुश होती है और उसकी सोल रिंग एब्जॉर्ब करने लगती है। कमजोर हुआ यू हाउ भी वहाँ आता है और बीबी उसको धन्यवाद बोलता है क्योंकि उसने उसकी सोल टेक्निक का यूज करके उनकी हेल्प की क्योंकि उनके लिए 1000 साल पुराना धतूरा बीस्ट को मारना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था। अब तान्या भी लेवल 30 पर पहुंच गई थी इसलिए उसे स्पिरिट रिंग चाहिए थी और वो इसलिए स्टार ऑफ फॉरेस्ट आए थे जिस पर यू हाउ कहता है कि आप धन्यवाद मत कहो क्योंकि पहले ही आपने मेरी जान बचाई थी, मैंने तो बस फेवर लौटाया है। वो फिर तान्या की मार्शल सोल के बारे में पूछता है जिस पर वो बताती है कि इसकी मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास है और ये सुनकर वो शॉक है क्योंकि उसने सुन रखा है कि बहुत समय पहले सी गॉड तांगशान जिन्होंने तांगसेक भी बनाया था उनकी ये मार्शल सोल थी। यू हाउ पूछता है कि तुम सी गॉड तांगशान को जानते हो जिस पर वो कहता है कि कौन ही होगा जो उनको नहीं जानता होगा। उनकी कहानियां मेरी मम्मी मुझे सुनाया करती थी कि कैसे 10,000 साल पहले उन्होंने श्रेक मॉन्स्टर को लीड किया और वुहान एम्पायर को नष्ट किया और कैसे उन्होंने पूरे कॉन्टिनेंट की ज्योग्राफी को बदल दिया और पूरे कॉन्टिनेंट में एक शांति ला दी। फिर वो 99 लेवल को क्रॉस करके गॉड रियलम में चले गए और इमॉर्टल बन गए। वो तांगशान के बारे में और भी बातें करते हैं और अब तांग्या ने फाइनली उसकी स्पिरिट रिंग एब्सॉर्ब कर ली है। यू हाउ और बीबी बहुत सारी बातें भी करते हैं जिसमें यू हाउ को पता चल जाता है कि तांग्या तांगसेक की सेक्ट मास्टर है और बेशक उसकी मार्शल सोल ब्लू सिल्वर प्लांट है लेकिन सी गॉड तांगशान के लेवल तक पहुँचने में उसे अभी बहुत समय है और इनमें बहुत अंतर है। ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी लेकिन यू हाउ बेहोश हो जाता है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा सोल पावर का यूज कर लिया था इसलिए वो उसे नीचे बैठा देता है और बीबी उसे अब हील करने लगता है। अब जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आगे तांग्या को देखता है। अब बीबी उससे उसकी मार्शल सोल के बारे में पूछता है तो यू हाउ उसे बताता है कि उसकी मार्शल सोल एक म्यूटेटेड सोल है जो कि कीन आइज है और ये एक स्पिरिचुअल टाइप सोल है। अब तांग्या उससे कहती है कि तुम हमारे साथ रह सकते हो और हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, जिसे सुनकर यू हाउ काफी खुश हो जाता है। दरअसल तांग्या ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसे यू हाउ की कुकिंग स्किल्स काफी पसंद आती हैं। लेकिन तभी बीबी उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछता है तो यू हाउ कहता है कि उसका कोई नहीं है, वो इस दुनिया में अकेला ही है, जिसे सुनकर तांग्या उससे उनका सेक्ट ज्वाइन करने को कहती है। वो यू हाउ को बताती है कि हमारा सेक्ट दोनों कॉन्टिनेंट का नंबर 1 सेक्ट है और हमारे सेक्ट के पास ऐसी टेक्निक है जो तुम्हें काफी सूट करती है और हमारा सेक्ट द तांग सेक्ट है। वो उसे बताती है कि तांग सेक्ट को तांगशान ने बनाया था और उन्होंने फ्यूचर सोल मास्टर्स को नई दिशा दिखाई थी और उन्हीं के सॉलिड फाउंडेशन और टीचिंग्स के कारण हम 4000 साल पहले सन मून कॉन्टिनेंट से लड़ पाए थे और पूरे लैंड को यूनिफाई कर सके थे।
माना कि अब तांग सेट डिक्लाइनिंग पोजीशन में है, लेकिन अभी भी हमारे पास ऐसी टेक्निक्स हैं जो और किसी के पास नहीं है। वो उसे तांग सेट की ही बनाई हुई टेक्निक्स भी सिखाने का वादा करती है, जैसे घोंसली ट्रेस, डेविल पर्पल आइज, जुआन यूज हैंड। ये सब जुआन थियान रिकॉर्ड्स है और ये अभी तक तांग सेट के पास है जो तांग शांग ने बनाए थे। फिर वो उसे ये भी बताती है कि तांग सेट में बस अब मैं और बीबी ही बचे हैं और अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि अब तांग सेट को उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। वो उसे ये भी बताती है कि श्रेक एकेडमी, जो कि सबसे ताकतवर एकेडमी है, वो तांग सेट से जुड़ी है, तो तांग सेट को हर साल एक वीआईपी सीट मिलती है जिससे वो किसी का भी एडमिशन श्रेक एकेडमी में करा सकते हैं। ये सब सुनकर यू हाओ तांग सेट को ज्वाइन करने का डिसीजन लेता है और फिर तीनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब वो सब जंगल में आगे बढ़ते हैं और रास्ते में मछलियाँ पकड़ते हैं। बीबी अपनी बार का यूज करके एक ही बार में बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लेता है और अब ये तीनों उन मछलियों को पकाने लगते हैं, लेकिन तांग्या, जो कि कुकिंग में बहुत बुरी थी, वो अपनी मछली जला देती है, इसलिए यू हाओ उसे अपनी फिश देता है, ये कहकर कि उसके पास बहुत सारी है। वो तीनों जंगल में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और अब बीबी खाने के बाद उसे पर्पल जेमिनाई, जुआन यू हैंड्स और घोंसली ट्रीज टेक्निक दिखाता है और फिर सीक्रेट वेपन का यूज करना भी बताता है। फिर वो ड्रैगन कैचर क्लॉ का यूज करता है और यू हाओ ये सब देखकर बहुत एक्साइटेड है और अब बीबी उसे ये सब सिखाने लगता है, लेकिन उसकी बॉडी अभी बहुत कमजोर है, इसकी वजह से वो अच्छे से नहीं सीख पा रहा था। अब ऐसे चलते चलते उन्हें कई दिन लग जाते हैं और उनमें अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। बीबी यू हाओ की पूरी मदद कर रहा है, उसको हील करने में, कल्टीवेट करवाने में और उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में। बीबी नोटिस करता है कि यू हाओ की मेरिडियंस बहुत नैरो और थिन है और अंदर बहुत चीजें गड़बड़ है इसकी मेरिडियंस में। इसके पास जो फिजिकल टैलेंट है वो तो एकदम बेकार है, लेकिन फिर भी वो तीनों आगे चल रहे हैं और काफी खुश है। वो अलग अलग रास्तों से होते हुए श्रेक सिटी के बाहर पहुंच जाते हैं और तांग्या यू हाओ को बताती है कि यहाँ वर्ल्ड का नंबर 1 एकेडमी, जिसका नाम श्रेक एकेडमी है, वो यहाँ पर है। जो अभी श्रेक एकेडमी में एडमिशन पा लेता है वो ताकतवरों का भी ताकतवर बनता है। यही वो जगह है जहाँ बड़े बड़े लोग पढ़कर निकले हैं। यू हाओ इसको देखकर बहुत खुश है कि उसकी सोल मास्टर बनने की जर्नी अब शुरू हो गई है। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि यू हाओ उन दोनों के साथ फाइनली श्रेक एकेडमी पहुंच गया है और वहाँ वो दोनों उस गेट के सामने अब खड़े हैं। तांग्या बताती है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी एकेडमी है और इसका नाम श्रेक एकेडमी है। जो लोग इस श्रेक एकेडमी में एक्सेप्ट हो जाते हैं वो ताकतवरों के भी ताकतवर बन जाते हैं। ये स्ट्रॉन्ग पीपल्स का बर्थ प्लेस है। यू हाओ इसकी सुंदरता को देखकर हैरान है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है और यहाँ कई लोग काम कर रहे हैं। तांग्या कहती है कि मैं तुम्हारा यहाँ एडमिशन करवा दूंगी और ये सुनकर यू हाओ हैरान हो जाता है कि भला वो इसके हार्ड एग्जाम को कैसे पास करेगा। लेकिन तांग्या कहती है कि तांग शान, जो हमारे तांग सेट के एंसेस्टर हैं, वो श्रेक एकेडमी से ही पढ़े थे और जब तांग सेट बना था तब श्रेक एकेडमी के सभी ग्रेजुएट्स ने तांग सेट को ज्वाइन कर लिया था और जो प्यार का रिश्ता तांग सेट और श्रेक एकेडमी में बना वो अभी तक कायम है, जिस वजह से श्रेक एकेडमी हर साल तांग सेट के लिए कुछ सीट हमेशा छोड़ती है और अब मैं ये सीट तुम्हें दे रही हूँ। ये सुनकर वो खुश हो जाता है, लेकिन बीबी उसे कहता है कि यहाँ तुम क्योंकि नए हो इसलिए हर 3 महीने में तुम्हारा एग्जाम होगा और तुम्हें उसे पास करना होगा एक्सपेल ना किए जाने के लिए। यू हाओ कहता है कि वो पूरी मेहनत करेगा इन एग्जाम्स के लिए और अब तांग्या उसकी विल पावर को देखकर उसे रिवॉर्ड में सोल स्टोरेज का, जिसका नाम 24 ग्रेज मून बेल्ट देती है और इसमें ये अपनी चीजें स्टोर कर सकता है। अब ये खुशी खुशी आगे श्रेक सिटी के अंदर जाते हैं और यहाँ हर तरफ सोल गाइड थे, जो कि उनकी एक तरह से टेक्नोलॉजी है। ये सोल गाइड का यूज करके अलग अलग काम करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का, जैसे हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, उनके यहाँ सोल गाइड है एनर्जी का फॉर्म। और ये श्रेक सिटी बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस है। यू हाओ एक राजकुमार है, लेकिन फिर भी अपने महल में उसने इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी कभी नहीं देखी। बीबी यू हाओ को बताता है कि श्रेक एकेडमी का जो आज करंट स्टेटस है वो 4000 साल पहले जो युद्ध हुए थे उनकी वजह से बना था। दोनों कॉन्टिनेंट और रियो कॉन्टिनेंट के बीच जब फाइट हुई तो दोनों कॉन्टिनेंट के सभी अलाइड फोर्सेस ने रियो कॉन्टिनेंट के खिलाफ तांग सेट के हिडन वेपन्स का यूज करके उन पर हमला किया, लेकिन रियो एम्पायर के पास सोल गाइडेड वेपन्स थे, जिस वजह से दोनों कॉन्टिनेंट बहुत ज्यादा कमजोर पड़ने लगा। ऐसा नहीं था कि तांग सेट के हिडन वेपन कमजोर थे, तांग सेट के पास तो काफी ज्यादा हिडन वेपन्स थे और कुछ हिडन वेपन्स तो गॉड को भी घायल कर देते थे, लेकिन वो पावरफुल हिडन वेपन सिर्फ तांग शान और लू गाओ, जो कि बहुत समय पहले डिवाइन क्राफ्टमैन थे, सिर्फ वो ही बना सकते थे। कॉमन हिडन वेपन सोल गाइडेड वेपन के आगे कमजोर पड़ गए, जिस वजह से दोनों कॉन्टिनेंट के अलाइड फोर्सेस हारने लगी। लेकिन तभी श्रेक एकेडमी के फॉर्मधीन युद्ध में कूदे और उन्होंने 60 गैंग और डोलो को इकट्ठा कर लिया, जिससे परिस्थितियां उन्होंने बदल दी और रियो एम्पायर को हरा दिया। अब श्रेक एकेडमी किसी भी कंट्री से बिलोंग नहीं करती, ये अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखती है। और फिर जब से दोनों कॉन्टिनेंट की जीत हुई तब से ही तांग सेट का
डिक्लाइन शुरू हो गया। ये बात करते करते ट्रैवल भी कर रहे हैं और ये एक लिफ्ट में बैठकर ऊपर जा रहे हैं। यू हाओ पूछता है कि क्या सोल गाइड सच में इतने ताकतवर हैं? क्योंकि जिंगला एम्पायर में तो मैंने रियली ही कोई सोल गाइड देखा होगा। जिस पर बीवी कहता है कि दोनों कॉन्टिनेंट के 3 किंगडम्स में तो सोल मास्टर्स बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल माने जाते हैं और इसलिए बहुत सारे सोल मास्टर्स सोल गाइड टूल्स को ठुकरा देते हैं, उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये उनकी अपनी पावर नहीं है। सोल गाइडिंग पावर कोई साधारण शक्ति नहीं है और इसके सोल मास्टर के ऊपर जो इसे यूज करता है उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। सोल गाइडिंग टूल एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है जो सोल पावर को खींचता है। मींस ये बस एक इंस्ट्रूमेंट है जो सोल पावर की एनर्जी को अलग अलग फॉर्म्स की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर देता है और इसे अलग अलग एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोथर्मल प्लांट जैसी चीजों में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे एक फायर सोल मास्टर इसका यूज करके आइस सोल स्किल का यूज भी अब कर सकता है। इसलिए जो पहले बैटल रूल्स थे कि सेम एट्रीब्यूट के लोग एक साथ बैटल करेंगे, वो रूल अब एप्लीकेबल नहीं होता है। जो ये लोगों के पास लाइटर है, इसके अंदर भी सोल गाइडिंग टूल है जो यूजर की सोल पावर को खींचकर उसे आग में कन्वर्ट कर देता है। और अब क्योंकि एट्रीब्यूट्स का ज्यादा महत्व नहीं रहा, इसलिए अब सोल रिंग्स की इम्पोर्टेंस सोल मास्टर्स के बीच कम होने लगी है और अब हजारों लोगों के पास सोल गाइडिंग टूल्स हैं। लेकिन एरोस्टैटिक क्लास अभी भी इस सोल गाइडिंग टूल को रिजेक्ट कर रही है। एरोस्टैटिक का मतलब जो लोग बहुत बड़े और रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, वो लोग इसको अभी भी रिजेक्ट कर रहे हैं। यू हाओ पूछता है कि नॉर्मल लोग क्यों इसको बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिस पर बीवी बताता है कि इनकी दुनिया में बहुत कम लोग ही हैं जो सोल मास्टर्स हैं और ज्यादातर वो लोग हैं जो नॉर्मल हैं और उनकी सोल पावर वीक है। वो बस अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं और इस सोल गाइडिंग टूल से वो बहुत आसानी से ऐसा कर पा रहे हैं। अब वो एक ट्रैक में बैठे हैं श्रेक एकेडमी तक जाने के लिए और वो ट्रैक भी ड्राइवर की सोल पावर को सोल गाइडिंग टूल की मदद से लोकोमोटिव एनर्जी में कन्वर्ट करके चला रही है। यू हाउ समझ जाता है कि तान्या सेट मास्टर है, इसलिए वो सोल गाइड को रिजेक्ट कर रही है। लेकिन हिडन वेपन्स कहाँ तक सोल गाइडेड वेपन्स का मुकाबला कर पाएंगे? वो लोग श्रेक सिटी में सुंदर सुंदर जगह ट्रैवल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और फाइनली वो श्रेक एकेडमी पहुंच जाते हैं। वहाँ एक जूनियर बीबी का स्वागत करता है और बीबी उसे यू हाउ से मिलवाता है और इसे इसके बारे में बताता है कि थैंक्स से ये यहाँ एडमिशन लेने को आया है। वो लोग अब अंदर जाने लगते हैं। यू हाउ उनके बात करने के ढंग से समझ आता है कि बीबी की यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस है। वो श्रेक एकेडमी बहुत ज्यादा बड़ी है और जैसे ही वो एंटर करते हैं वहाँ उन्हें 7 शेल्फ टेबल्स जो अब सभी गॉड्स बन गए हैं, इनकी मूर्तियाँ यहाँ लगी हैं और बीबी यू हाउ को सभी के बारे में एक एक करके बताता है कि ये मिस्टर दाइन है जो कि वॉर गॉड थे और यू हाउ समझ जाता है कि वो मिस्टर दाइन के खानदान से ही है। लेकिन वो इस बात को निकाल देता है कि उसका कोई भी रिलेशन उस गंदे खानदान से नहीं है। वो ऑस्कर, मोटू, लिन रोंगराओ, जीवू, तांगशान, कैटगर सभी के बारे में बताता है। वो सभी तांगशान के आगे रिस्पेक्ट पे करके आगे बढ़ते हैं और आगे तीनों मास्टर्स, ग्रैंड मास्टर्स, डीन फ्रंटर और अवलॉन्ग की मूर्ति थी और यही तीनों श्रेक एकेडमी के फाउंडिंग फिगर्स थे और इनको साथ में गोल्डन आयरन ट्रायंगल बुलाया जाता है। अब बीवी बताता है कि यहाँ से हम लोग अलग हो जाएंगे क्योंकि लेफ्ट में मार्शल सोल डिवीजन है और राइट में सोल गाइड डिवीजन है और ये श्रेक एकेडमी के 2 डिवीजन है और ये दोनों ही आउटर कोर्ट में बने हुए हैं। श्रेक एकेडमी 2 सेक्शंस में बटा हुआ है, पहला इनर कोर्ट, दूसरा आउटर कोर्ट। आउटर कोर्ट यार्ड में स्टूडेंट्स 6 साल तक रहते हैं और फिर उसके बाद वो इनर कोर्ट में जाते हैं और यहाँ के साउथ में हाइशन आइलैंड और गोल्डन एरिजन ट्री एकेडमी है। तो असलियत में इनर कोर्ट यार्ड के अंदर वाले लोग ही असल में श्रेक एकेडमी के स्टूडेंट्स होते हैं। श्रेक एकेडमी का मोटो सिर्फ खतरनाक से खतरनाक मॉन्स्टर्स को एक्सेप्ट करना है जो कि जीनियस हो, इसलिए इनर कोर्ट यार्ड के अंदर सिर्फ वो ही जा सकता है जो बहुत ताकतवर हो। वो सिर्फ हीरे को और सादा तराशने का काम करते हैं। आउटर कोर्ट से श्रेक एकेडमी ने बाकी किंगडम्स के रिक्वेस्ट करने पर बना दिया ताकि उनके एम्पायर के बच्चे भी इतने बड़े एकेडमी में पढ़ सके। बीबी और तांग्या दोनों ही थर्ड ईयर में है आउटर कोर्ट के और 3 साल बाद ये दोनों इनर कोर्ट यार्ड के एग्जाम देंगे। यू हाउ सोचने लगता है कि ये दोनों तो इतने ताकतवर हैं, फिर भी ये अभी तक आउटर कोर्ट में है। लेकिन तभी बीबी कहता है कि इनर कोर्ट यार्ड के अंदर सिर्फ लाखों में एक ही जा पाता है, यानी अगर 10 लाख बच्चे एग्जाम दे तो सिर्फ एक ही बच्चा पास होगा। बीबी कहता है कि वो एक बार इनर कोर्ट यार्ड के सीनियर से मिला और वो सीनियर स्टार ऑफ फॉरेस्ट गया और उसने सिर्फ अपने हाथों से ही 10,000 साल पुराने स्पिरिट बीस्ट को मार गिराया और उसे अधमरी हालत में ही एकेडमी के अंदर ले आया जिससे कोई दूसरा स्टूडेंट उसे मारकर उसकी स्पिरिट रिंग को ले सके। ये जरूर उसका टास्क होगा। अब वो चलते चलते सोल गाइड डिवीजन में आ जाते हैं और इस बिल्डिंग के आगे 4 एलिमेंट्स ऑफ विंड, फायर, वाटर, लाइटनिंग के एंसेस्टर्स की मूर्तियां हैं जो कि श्रेक एकेडमी में आकर मर्ज हो गई थी। अब वो अंदर जाकर यू हाउ के लिए यूनिफॉर्म ले लेते हैं और उसे क्लास 1 में डाल दिया जाता है और इन्होंने इसकी 1 साल की फीस भी भर दी है और अगले साल से यू हाउ को खुद से फीस भरनी होगी। यू हाउ उनको धन्यवाद कहता है और फिर ये आगे बढ़ते बढ़ते बात करते हैं जिसमें बीवी
बताता है कि आउटर कोर्ट में ज्यादातर सारे नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इनके लिए कुछ बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर टीचर्स रखे हैं। अब यू हाओ अपने हॉस्टल में जाता है और वहाँ एक बुढ़े आदमी जो वहाँ लेटा है उससे पूछता है कि रूम नंबर 201 कहाँ है, जिस पर वो बुढ़ा आदमी उसे रास्ता बता देता है और वो वहाँ से जाने लगता है। उसका रूम बहुत अच्छा और बहुत एडवांस है, जहाँ हर तरह की सुविधा है। यू हाओ का रूममेट अभी नहीं आया है और वो बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करने का डिसाइड करता है, क्योंकि बीबी ने जो उसे तानसेन की जुआन स्क्वाड टेक्निक सिखाई है वो बस प्रैक्टिस से ही उन्हें अब अच्छे से सीख सकता है। वो अब मेडिटेट करने बैठ जाता है और वहाँ उसके स्पिरिचुअल रिलम में स्काई ड्रीम उससे कहती है कि ये स्किल बहुत अच्छी है, ये तुम्हें सूट कर रही है और इससे तुम्हारी हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है। और वो पॉपल जेमिनी जो तुम्हारी स्पिरिचुअल और मार्शल सोल से एकदम मैच कर रही है। फाइनली चलो, तुम्हारे पास बेसिक अटैक स्किल तो आया। अब वो सोने के लिए जाने लगता है, लेकिन पूछता है कि क्या जब मैं तुम्हें देखना चाहूंगा तुम आ जाओगे, जिसका स्काई ड्रीम कहता है कि जब तुम खतरे में होंगे मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, इसलिए चिंता मत करो और अब मुझे सोने दो। अब यू हाओ मेडिटेट करने के बाद अपनी नई यूनिफॉर्म पहनकर बाहर जाता है और डिनर हॉल में हर तरफ श्रेक डेविल्स के एडवेंचर्स की तस्वीरें लगी हुई थी और यहाँ 5 स्टार होटल की तरह टेबल सजी थी। लेकिन वो अभी इतने महंगे डिनर को अफोर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ अकेडमी इन्हें कुछ टास्क देती है जिनके बदले में इन्हें रिवॉर्ड्स मिलते हैं। यानी थोड़े टाइम बाद वो ये सब अफोर्ड कर सकता है। हाओ जब अपने रूम में गया तो उसका रूममेट वहाँ आ चुका था और उसको देखकर वो बहुत खुश होता है। ये रूममेट एक लड़का ही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्यूट है। रूममेट उसको एरोगेंस में देखता भी नहीं है और बाहर निकलकर उसको कहता है कि अगर तुम्हें मेरे संग रहना है तो कुछ रूल्स को मानना होगा। किसी को भी रूम में मत लेकर आना। रूम में तुम नंगे नहीं रहोगे 1 सेकंड को भी। तुम्हें बिना खराटों के सोना होगा और मुझे परेशान नहीं करोगे। रूम में हमेशा साफ सफाई करनी होगी और मेरे बेड से दूर रहना होगा। ये सुनकर यू हाओ को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि आखिर मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, जिस पर वो कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें पीटकर मैं बाहर निकाल दूंगा। यकीन नहीं होता तो आजमा कर देख लो। यू हाओ भी कहता है कि तो तुम आ ही जा। वो फिर नीचे जाकर लड़ने का डिसाइड करते हैं। इस लड़के का नाम वैंग डोंग है और वैंग डोंग कहता है कि मैं तुम्हें याद करूंगा क्योंकि अब तुम इस अकेडमी को छोड़कर जाने वाले हो मेरे डर से। वो दोनों नीचे लड़ने की पोजीशन में आ जाते हैं और एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। वैंग डोंग बहुत ताकतवर है और वो यू हाओ पर भारी पड़ रहा है, लेकिन फिर यू हाओ अपनी स्पिरिट आइज का यूज करता है और उसके अटैक को लोकेट करके उससे बचता है। वहाँ वही बुढ़ा आदमी इनको देख रहा है और सोचता है कि यू हाओ की बॉडी बहुत ज्यादा वीक है, लेकिन फिर भी ये इसे डॉज करने में कामयाब हो जा रहा है। वैंग डोंग पूरी कोशिश कर रहा है इसे हराने की, लेकिन बार बार वो अपनी आइज की मदद से और घोंसली ट्रेस की मदद से उससे बचने में कामयाब हो रहा है। और फिर जब वो उस पर काउंटर अटैक करता है तो वैंग डोंग उसके अटैक को रोककर उसे धक्का दे देता है। यू हाओ को समझ आ जाता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो हार जाएगा, इसलिए वो जियांग यूनहांड्स का यूज करता है, लेकिन बॉडी के कमजोर होने की वजह से वो अब भी कमजोर पड़ रहा है और लड़ते लड़ते वो ऊपर से नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन तभी वो अपने हाथ से खिड़की को पकड़ लेता है और फिर जो स्काई ड्रीम ने उसे 4 सोल टेक्निक दी थी उसमें से एक को यूज करता है। इस टेक्निक का नाम सोल शॉक है और सोल शॉक का अटैक जब उस पर पड़ जाता है तो उसका दिमाग थोड़ी देर के लिए चक्कर खा जाता है और इसी का फायदा उठाकर यू हाओ उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और उसको हार मानने पर मजबूर कर देता है और फाइनली यू हाओ ये लड़ाई जीत जाता है। यू हाओ कहता है कि अगर मेरे पास चाकू होता तो अभी तक तुम मर चुके होते और ऐसा नहीं है कि मैं उन 5 चीजों को नहीं करूँगा जो रूल्स तुमने बताए हैं, बल्कि मैं करूँगा, लेकिन डर के मारे नहीं बल्कि रूममेट होने के तौर पर एक रिस्पेक्ट के लिए करूँगा। और सच बताऊं तो मुझे भी ये पता है कि अगर तुम सच में अपनी सोल पावर का यूज करके लड़ते तो मैं कब का हार गया होता, लेकिन अब क्योंकि तुम हार गए हो इसलिए कभी मेरी इंसल्ट मत करना। ये कहकर वो अपने रूम में चला जाता है और वैंग डोंग को भी ये बात सही लगती है। अगले दिन सुबह जब यू हाओ मेडिटेट कर रहा होता है तब उसको 7:30 का जब अलार्म सुनता है और उसका रूममेट क्लास के लिए जा रहा होता है तो वो भी थोड़ी देर बाद जाने का डिसाइड करता है। बाहर जाकर वैंग डोंग अपनी साइकिल पर जो कि सोल गाइडेड टूल से चलती है उसका यूज करके क्लास में जाने लगता है। वो बहुत ज्यादा क्यूट है, इसलिए रास्ते में लड़कियां जब उसे देखती हैं तो वो उसकी दीवानी हो जाती हैं। वहीं अब अनाउंसमेंट होने लगती है कि तुम्हारे पास क्लास में पहुंचने के लिए सिर्फ 5 मिनट है और जो 5 मिनट के बाद आएगा उसको एंट्री नहीं दी जाएगी। इसलिए सभी बच्चे जिनमें यू हाओ भी शामिल है वो भी जल्दी जल्दी दौड़कर क्लास में जाने लगता है। वहाँ अब उनकी टीचर आती है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और वो अपना नाम मंडी बताती है और कहती है कि मेरी क्लास में रविश लोग नहीं पढ़ सकते, मैं सिर्फ मॉन्स्टर्स को पढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए वो लोग खड़े हो जाओ जिन्होंने अभी लड़ाई की है।
सिर्फ यू हाओ और वांग डोंग ने लड़ाई की होती है, इसलिए वो दोनों खड़े हो जाते हैं और ये देखकर टीचर बहुत डिसअपॉइंट होती है कि ये लोग मॉन्स्टर बनना चाहते हैं और सिर्फ दो लोगों ने ही आपस में लड़ाई की, इसलिए वो गुस्से में बाकी सभी बच्चों को पनिशमेंट दे देती है और उन सभी को ग्राउंड के 100 चक्कर लगाने को कहती है। जो लोग टाइम के अंदर 100 चक्कर नहीं लगा पाएंगे उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये अजीब चीज सुनकर बच्चों को बहुत बुरा लग रहा है और एक पूछता है कि अगर हमने लड़ाई नहीं की है तो हमें ये पनिशमेंट क्यों मिल रही है, जिस पर वो गुस्से में कहती है कि क्योंकि ये मैं कह रही हूँ और अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम बाहर जा सकते हो। वो अपनी सोल रिंग्स बाहर निकालती है जिसे देखकर सब डर जाते हैं और जल्दी जल्दी बाहर जाने लगते हैं और क्योंकि उनके पास सिर्फ 1 घंटा है 100 चक्कर लगाने के लिए, यू हाओ और वांग डंग टीचर के सामने आते हैं और टीचर कहती है कि तो तुम थे जो लड़ रहे थे, तो बताओ तुम किससे लड़ रहे थे, जिस पर यू हाओ कहता है कि हम दोनों ही लड़ रहे थे और हम दोनों रूममेट्स हैं, हम दोनों में किसी चीज को लेकर लड़ाई हो गई, जिस पर वो टीचर कहती है कि ओह तो तुम रूममेट्स हो, रूममेट बहुत बढ़िया लड़ते हैं और रूममेट ज्यादातर साथ में ही प्रोग्रेस करते हैं, लेकिन अभी के लिए तुम दोनों भी जाओ दौड़ने के लिए बाहर और 100 चक्कर लगाओ। ये सुनकर दोनों को गुस्सा आता है कि अब उन्हें ये पनिशमेंट क्यों, लेकिन इतनी स्ट्रिक्ट टीचर के आगे वो कर भी कह सकते हैं, इसलिए यू हाओ वांग डोंग को अपने साथ बाहर ले जाता है और कहता है कि बहस का कोई फायदा नहीं, हम इन टीचर से नहीं जीत सकते हैं। वो लोग जल्दी जल्दी भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें श्रेक एकेडमी से बाहर नहीं निकलना है और इसलिए उन्हें टाइम के अंदर 100 चक्कर मारने ही होंगे। वांग डोंग पूछता है कि तुमने कौन सी स्किल का यूज किया था मुझे हराने के लिए। वो दोनों अब और भी ऐसी ही बातें करने लगते हैं और उनमें दोस्ती होने लगती है धीरे धीरे और वांग डोंग अब उससे कहता है कि यहाँ सिर्फ कुछ लोग ही हैं जो मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं, इसलिए अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई भी तंग करे तो तुम मुझसे कह देना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिस पर यू हाओ जो अभी भी उससे चिढ़ा हुआ है कल के लिए, वो कहता है कि तुम ये मत भूलो कि मेरे लेवल से भी 11 है और फिर भी मैंने तुम्हें हरा दिया, मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर वांग डोंग को अजीब सा लगता है, लेकिन फिर भी वो उससे दोस्ती करने लगता है और दोनों साथ में भागने लगते हैं और भागते भागते टाइम पूरा हो जाता है और वांग डोंग वो टाइम से पहले ही 100 चक्कर पूरे कर लेता है और बाकी बच्चे भी अब ये चक्कर पूरे कर रहे हैं। टाइम पूरा होने को ही होता है, लेकिन तभी वहाँ सीढ़ियों पर यू हाओ थक कर गिर जाता है और अगर अब वो टाइम से पहले फिनिश लाइन तक नहीं आ पाया तो वो श्रेक एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए वांग डोंग उसके पास जाकर अपनी बटरफ्लाई विंग्स का यूज करता है और उसे उड़ाकर फिनिश लाइन तक ले आता है। उसकी बटरफ्लाई विंग्स को देखकर टीचर भी शॉक होती है क्योंकि ये सबसे सुंदर विंग्स हैं इस मेन लैंड में। यू हाओ वांग डोंग को धन्यवाद बोलता है, यानी उसकी तरफ से भी अब दोस्ती हो गई है। अब टीचर जू कहती है कि जिनका मैं नाम लूंगी वो लोग अपने बैग पैक करके इस एकेडमी को छोड़कर वापस चले जाएंगे। वो कुछ बच्चों का नाम लेती है और उनमें एक ऐसा बच्चा भी था जिसने रेस टाइम पर कंप्लीट कर दी थी, लेकिन उसको भी बाहर निकाला जा रहा है। वो बच्चा पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों, मैंने तो टाइम पर रेस कंप्लीट की, जिस पर टीचर कहती है कि तुमने 2 चक्कर साइकिल पर लगाए थे जिस वजह से तुम्हारी असली चक्कर सिर्फ 98 है और अब टाइम अप हो चुका है, इसलिए तुम्हें बाहर निकाला जा रहा है। जिस पर वो गुस्से में कहता है कि यू हाओ ने भी तो वांग डोंग की मदद ली है, इसको क्यों नहीं बाहर निकाल रहे। जिस पर टीचर कहती है कि मैंने हेल्प लेने से मना नहीं किया था और एक टीम में हेल्प करना तो तुम्हारा टीम वर्क को दिखाता है और युद्ध में लड़ाई अकेले ही नहीं बल्कि टीम वर्क की मानी जाती है। और फिर सभी बच्चे क्लास में जाते हैं और क्लास के अंदर टीचर उन्हें थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ाने लगती है, जैसे मार्शल सोल क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, वगैरह वगैरह। वो यू हाओ से उसकी फिर सोल पार पूछती है कि जिसमें जब सभी को पता चलता है कि उसकी सोल पार 11 है तो सभी शॉक हो जाते हैं कि इतना कमजोर बच्चा श्रेक एकेडमी में कैसे आया, क्योंकि मिनिमम सोल पार तो 15 होनी चाहिए। सब समझ जाते हैं कि ये टैंक सेट की तरफ से गेस्ट कोटा से आया है। वो कहती है कि तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी होगी वरना तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा अगर तुम एक भी एग्जाम में फेल हो गए। और अब यू हाओ को उसकी टीचर प्राइवेट में उसको मिलने को बुलाती है। यू हाओ उनके केबिन में जाता है और वहाँ जाते ही टीचर उससे कहती है कि मुझे स्मॉल टॉक्स नहीं पसंद है, इसलिए जो मैं कहूँ उसे ध्यान से सुनना। तुम्हारी गार्डियन स्पिरिट्स के बारे में मैं क्यूरियस हूँ, मुझे बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी गार्डियन स्पिरिट का पता नहीं लगा पा रही हूँ, इसलिए मुझे तुमसे आंसर चाहिए कि तुम्हारी गार्डियन स्पिरिट यानी मार्शल सोल क्या है। वहीं बाहर खड़ा वांग डोंग सोच में है कि आखिर टीचर ने उसको अकेले में क्यों बुलाया है और वो उसे क्लास में भी प्रोटेक्ट कर रही है। आखिर टीचर को उसमें ऐसा क्या दिख रहा है, उसने अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया है। शायद चाहे उसकी मेंटल पावर स्ट्रांग ना हो, अगर फ्यूचर में भी वो इतना ही कमजोर रहा तो कोई भी उससे बात नहीं करेगा।
वो उसे बताता है कि टीचर कहती है कि अब समझ आया कि तांगसेक ने तुम्हें क्यों यहाँ पर अपने कोटा से पढ़ाने के लिए भेजा। वो फिर उसे अपने साथ डिवीजन ऑफ स्पिरिट गाइड्स में ले जाती है, जहाँ पर सोल गाइड का यूज करके कई एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। टीचर्स वो उसे बहुत ही सीक्रेटिव और प्रोटेक्टिव जगह में लाई है, जहाँ कई स्टूडेंट सोल गाइड टूल्स पर काम कर रहे हैं। और वहाँ टीचर्स वो यहाँ के इंचार्ज के पास उसे लाकर कहती है कि ये बच्चा स्पिरिट गाइडिंग टूल के लिए एकदम परफेक्ट है। इंचार्ज यू हाउ को अच्छे से देखता है और कहता है कि इसकी बॉडी कमजोर है और ये सबसे वीक वाला सोल गाइड टूल भी यूज नहीं कर पाएगा यहाँ पर। लेकिन टीचर्स वो के इंसिस्ट करने पर वो उसे मौका देने को मान जाता है और यू हाउ वहाँ अपनी सोल टेक्निक का यूज करता है और इंचार्ज के आसपास की चीजों को स्लो बना देता है। इंचार्ज के आसपास की सारी चीजें जो कि 10 मीटर की रेंज में है, उनको इंचार्ज स्लो मोशन में फील कर पा रहा है। वो इससे शॉक हो जाते हैं कि ये इस पावर को अपने टीममेट को भी शेयर कर सकता है। वो इससे इम्प्रेस होकर पूछते हैं कि आखिर ये तुम्हारे पास केवल 10 साल पुराने स्पिरिट बीस्ट की स्पिरिट रिंग से कैसे है। यू हाउ याद करता है कि स्काई ड्रीम ने उसे बताने से मना किया था, इसलिए वो सिर्फ यही कहता है कि ये उसकी सोल टेक्निक है। ये टेक्निक इसके पास होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसलिए टीचर्स वो इंचार्ज से कहती है कि क्या कोई चांस है इसकी घोस्ट कल म्यूटेशन को ट्रिगर करने का। इंचार्ज हाँ कहता है और अपने असिस्टेंट काइतू को बुलाकर यू हाउ को फायर कैनन के पास ले जाने को कहता है। काइतू उसको फायर कैनन प्रैक्टिस एरिया में ले जाने लगता है और इंचार्ज टीचर जू से कहता है कि मैं 12 साल से भी ज्यादा सालों से यहाँ रिसर्च कर रहा हूँ और यू एम्पायर के बाद हमने बहुत ज्यादा खतरनाक स्पिरिट गाइड टूल बनाए हैं और वो बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन कमी है तो सिर्फ उसके यूजर की। हमें कोई ऐसा नहीं मिला जो उसको यूज कर पाए। स्पिरिट गाइड टूल्स को यूज करने के लिए सोल पावर का यूज होता है और हम इसे हायर स्केल पर यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। मैंने बहुत सारे स्पिरिट गाइड टूल्स बनाए हैं, लेकिन कभी उन्हें स्पिरिट मास्टर्स को देने का नहीं सोचा। हालांकि कुछ स्पिरिट मास्टर्स इनको यूज करते हैं, इसलिए अगर हम स्पिरिट गाइड टूल्स में और ज्यादा एडवांसमेंट ला सके तो ये हमारी एकेडमी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। काइटो यू हाउ को फायरिंग रेंज में ले जाता है और खुद स्पिरिट गाइडिंग टूल गन पहन लेता है और वो टारगेट पर शूट करता है और उसका निशाना काफी अच्छा है। वो सभी टारगेट्स को शूट कर देता है और नेक्स्ट लेवल पर आ जाता है। अब उसके सामने मूविंग टारगेट्स है जो जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है मानो वो आसमान में किसी पक्षी पर उड़कर किसी और उड़ने वाले जानवर पर हमला कर रहे हैं और उन्हें शूट करके सभी को मारना है। काइटो सभी पर शूट करता है और अब यू हाउ अपनी सोल टेक्निक का यूज करके उनके आसपास की जगह को स्लो कर देता है, जिससे उनके लिए ये टारगेट्स बहुत धीरे धीरे मूव होने लगते हैं और वो सभी पर निशाना लगा देते हैं सिवाय एक के, क्योंकि वो टारगेट थोड़ा दूर था और सिर्फ 10 मीटर तक के एरिया में ही वो स्लो मोशन से चीजों को देख पा रहे थे। वो यू हाउ की तारीफ करते हैं लेकिन उससे कहते हैं कि तुम्हारी रेंज इनफ नहीं है अभी। वहाँ इंचार्ज भी आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर हमें इसका कुछ बेनिफिट लेना है तो कम से कम इसकी रेंज 100 मीटर होनी चाहिए। इंचार्ज का नाम फैन यू है और यू हाउ फैन यू के पास आकर कहता है कि जैसे जैसे मेरी सोल पावर बढ़ेगी वैसे वैसे मेरी ये सोल टेक्निक की पावर बढ़ती जाएगी। उसको इस बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि सोल टेक्निक की पावर बढ़ती नहीं है। यू हाउ कहता है कि जब से उसके पास ये सोल टेक्निक है उसकी रेंज हर बार 1 मीटर बढ़ी है। वो मान जाते हैं और कहते हैं कि जब तुम 100 मीटर की रेंज को अचीव कर लोगे तब हम तुम्हें जरूर कंसिडर करेंगे। मैं तुम्हें स्पिरिट गाइड टूल्स बनाना सिखाऊंगा। इस पर वो खुश हो जाता है और अब इंचार्ज फिर से काइटो को यू हाउ के स्पिरिट गाइड की जानकारी देने को कहता है। वो यू हाउ को अपने साथ ले जाते हैं और यू हाउ कहता है कि स्पिरिट गाइड टूल की पावर बहुत ज्यादा है, जिस पर वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा टूल को हम सीखते हैं वो मेरी स्पिरिट गाइड टूल है और उनके नाम है रिमोट स्पिरिट गाइडिंग टूल और स्पेशल स्पिरिट गाइडिंग टूल। ये तीनों मिलिट्री स्पिरिट गाइड्स हैं और इनके अंदर अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं जैसे आइस, फायर, डिफेंस। शूटिंग स्पिरिट गाइड शूटिंग स्पिरिट गाइड टूल्स जो होते हैं उनमें बहुत प्रेशर की जरूरत होती है, इसलिए फैनियो तुम्हें लाए थे ताकि तुम अपने घोस्ट डिटेक्टर का यूज करके टारगेट लोकेशन को डिफाइन कर सको और अगर तुम ऐसा कर सको तो इन स्पिरिट गाइड टूल की ताकत 10 गुना तक बढ़ जाएगी। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है। अब टीचर्स वो उसे वापस बाहर ले जाती है और रास्ते में बताती है कि फैन यू वन ऑफ द बेस्ट घोस्ट मास्टर है और अगर तुम उसके सहयोगी बन गए तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें यहाँ होने वाले एग्जामिनेशंस को पार करना होगा और अगर तुम एक में भी फेल हो गए तो तुम्हें श्रिंक एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा। वहाँ फिर एकदम तान्या आती है जो उससे कहती है कि तुम्हारे पास जरूर पैसों की कमी चल रही होगी फिलहाल, मैं तुम्हें आज रात को मिलूंगी और हम दोनों कुछ पैसे कमाने के लिए चलेंगे। यू हाउ को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तभी क्लास की अनाउंसमेंट हो जाती है, इसलिए वो तुरंत क्लास अटेंड करने के लिए भागता है और वहाँ क्लास में वैंग टॉम उससे पूछता है कि तुम्हारी गार्डियन स्पिरिट आखिर है क्या। मेरी गार्डियन स्पिरिट बहुत ब्यूटीफुल बटरफ्लाई की है जिसका नाम गॉडेस ऑफ लाइट है।
यू हाउ बताता है कि उसकी गार्डियन स्पिरिट आए है और वो इसको स्पिरिट आई बुलाता है और इसी की वजह से वांग डोंग उस पर एक भी अटैक नहीं कर पाया क्योंकि वो अपनी आई की वजह से पहले ही उसके अटैक को प्रेडिक्ट करके उससे बच जाता है। वांग डोंग अब समझ जाता है कि वो कैसे इससे हार गया। यू हाउ पूछता है कि तुम्हारी सेकंड स्पिरिट मिलेनियल घोस्ट रिंग पर्पल क्यों है, जिस पर वो कहता है कि ये सीक्रेट है उसका। तभी वहाँ टीचर आती है और उनको फिर से फील्ड में जाकर असेंबल होने को कहती है। वो उन सभी को एक आर्मर देती है और कहती है कि ये आर्मर तुम्हारी बॉडी क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा और इसको पहनकर तुम्हें दौड़ना है। तुम में से कोई भी अपनी सोल टेक्निक का यूज नहीं करेगा और तुम में से जो लास्ट होगा वो एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब सब लास्ट में ना जाने के लिए दौड़ने लगते हैं और अब आर्मर को पहनकर दौड़ना उनके लिए और ज्यादा मुश्किल हो रहा है। वो सभी लेकिन फिर भी जी जान लगाकर भाग रहे हैं। भागते भागते वो सब बहुत थक जाते हैं और उनमें से कई रेस्ट के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन यू हाउ जिसको किसी भी हालत में यहाँ से बाहर नहीं निकलना था वो भागता रहता है और उसकी सांसें फूलने के बावजूद भी वो भागता रहता है। उसकी विल पावर को देखकर सब चौंक जाते हैं और मोटिवेट होकर भागने लगते हैं। अब उसकी बॉडी के अंदर मिस्टीरियस स्काई स्ट्राइक होने लगता है क्योंकि जब वो एग्जॉस्ट हो जाता है तब वो मिस्टीरियस हेवन स्ट्राइक को परफॉर्म कर सकता है, जिसकी वजह से उसकी मेरिडियंस डबल हो जाती हैं और उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है और वो अब मोटिवेट होकर फिर से भागने लगता है। वांग डोंग उसको बुरी तरह से धक्का देकर उसको सहारा देता है और दोनों साथ में फिर रेस कंप्लीट कर लेते हैं। अब धीरे धीरे सभी रेस कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन टीचर कहती है कि मैंने कहा था कि जब तक बेल रिंग ना हो तब तक तुम भागते रहोगे, लेकिन यू हाउ को छोड़कर सब रेस के लिए रुके, इसलिए यू हाउ को छोड़कर सभी को एलिमिनेट किया जाता है। ये सुनकर सभी काफी शॉक हो जाते हैं, लेकिन वो खुश भी है कि सभी ने रेस कंप्लीट की, इसलिए वो सभी को एक और मौका दे देती है और कहती है कि आज के दिन कोई भी एलिमिनेट नहीं किया जाएगा क्योंकि तुम सभी ने रेस कंप्लीट करके ये दर्शाया है कि तुम इस एकेडमी में पढ़ने के काबिल हो। तुम्हें यू हाउ से जो मोटिवेशन मिली थी और जिसकी वजह से तुम ड्रेस को छोड़कर फिर से भाग खड़े हुए वो सराहनीय है, इसलिए मैं यू हाउ को मॉनिटर बनाती हूँ इस क्लास का। सभी यू हाउ को हवा में झुलाने लगते हैं और फिर ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।